नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में जी20 सम्मेलन शुरू होने में मात्र 2.5 दिन का समय बचा हुआ था और तब पता लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता के लिए रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया में आसियान देशों का जो सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए रवाना हुए हैं। 24 घंटे के भीतर आसियान देशों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद वो नई दिल्ली लौट आते हैं और उसके बाद जो उनके मंत्री हैं, जो उनके अधिकारी हैं, जो शेरपा हैं, दूसरे इस आयोजन से जुड़े हुए नौकरशाह हैं, उनसे तैयारियों की समीक्षा में जुट जाते हैं। अलग-अलग राष्ट्रों के जो प्रमुख हैं, एक-एक करके वो नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करना शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 1 दिन पहले ही भारत पहुंच जाते हैं और हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद होटल नहीं जाते हैं जहां उनको रुकना था, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं और वहां दोनों के बीच जो गर्मजोशी देखने को मिलती है, जो विश्वास देखने को मिलता है, वो एक अलग ही कहानी बयान करता है। प्रधानमंत्री के आवास पर दोनों की बाइलैटरल मीटिंग होती है, शिखर वार्ता होती है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारी शामिल होते हैं। बाद में पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फाइनल टॉक्स हो गई हैं, जिनके बारे में भारत काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और जब पिछली बार अमेरिका का टूर हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने अमेरिकन संसद को भी संबोधित किया था, तब भी इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी। उनको अंतिम रूप नहीं दिया गया था, अंतिम रूप दे दिया गया। इसके बाद एक-एक करके अलग-अलग देशों के 30 से अधिक राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत में लैंड करते हैं, दिल्ली में लैंड करते हैं और फिर 9 सितंबर का वो समय आता है जब समिट का पहला दिन और शुरुआत। इससे पहले जिस भारत मंडपम में ये समिट होना होता है, उसका भव्य स्वरूप भारतवासियों के सामने भी और दुनिया के सामने भी प्रकट होता है और एक-एक करके फिर चीजें अपना आकार लेती हैं, अपना रूप लेती हैं। नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत मंडपम के बाहर शो की जाती है, लगा दी जाती है और रात्रि के समय जो इसके रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं, वो एक अपनी ही छटा बिखेरते हैं। और जब एक-एक करके प्रधानमंत्री ने समिट में पहुंचने वाले राष्ट्र प्रमुखों की अगवानी करनी शुरू की, तो हमने देखा कि जहां वो खड़े थे, उसके ठीक पीछे की तरफ जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, कोणार्क, उसकी एक छवि वहां पर अंकित थी, जो एक्चुअल में समय का प्रतीक है, काल का प्रतीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ऐसे राष्ट्र प्रमुख थे जिनके बारे में, जिनको इस काल चक्र के बारे में, समय चक्र के बारे में, कोणार्क के बारे में प्रधानमंत्री रुक करके, उनको रोक करके
बताते हुए भी दिखाई देते हैं। शाम को जब डिनर के लिए ये सब राष्ट्र प्रमुख वापस अपने होटलों से भारत मंडपम पहुंचते हैं, उसके बाद जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाती है। और इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैकग्राउंड के साथ दिखाई देते हैं। ये बैकग्राउंड क्या है? ये बिहार में स्थित नालंदा में जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 10वीं 12वीं सदी में, ये उसका खंडहर है। ये जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी, और इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर के ऋषि सुनक तक को बताते हैं कि एक्चुअल में हमारा इतिहास क्या है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो ये है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले किसी ने इस तरह से, चाहे कोणार्क हो, चाहे आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो, उसको दुनिया के सामने लाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? और ये जो भारत की हजारों वर्ष पुरानी कल्चर है, संस्कृति है, धरोहर है, जिससे हमारी पहचान है, इसको सामने लाने में क्यों हिचकती रही सत्तारूढ़ पार्टियां? वैसे तो कहा जा सकता है कि जी इस आकार का, इस स्तर का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। बात सही है, G20 समिट तो पहली बार ही हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन तो हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए हैं, एशियाड भी हुआ है, और 80 के दशक में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन भी हुआ है। बीच में भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के सेमिनार और दूसरे आयोजन तो हुए हैं। तब ये चीज़ें किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई? दूसरी बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जड़ों की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हुआ तो स्पीकर की चेयर के पास राजदंड की स्थापना, पूरे जो भारतीय जो सनातन परंपराएं हैं उनके अनुसार पूजन और दूसरे तमाम जो कार्यक्रम हैं वो लोकार्पण के समय। इसके अलावा केदारपुरी का जो कायाकल्प हुआ है, काशी नगरी में जो कॉरिडोर बना है, भव्य कॉरिडोर बना है, अ, उज्जैन में महाकाल नगरी में जो कॉरिडोर बना है, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है जिसके कपाट जनवरी में खुल जाएंगे, इनके बारे में पहले किसी ने चिंता क्यों नहीं की? और जो इस समय हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति अगर निमंत्रण पत्र भेजती हैं 9 सितंबर के रात्रि भोज का, तो उस कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होता है। प्रधानमंत्री भी आसियान देशों के समिट में जाते हैं तो जो ब्यौरा भेजा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ होता है। और अगर उनके विमान की बात करें तो विमान पर भी अगर आप देखें तो भारत ही लिखा हुआ है, जिसको अब लोगों ने ध्यान से देखना शुरू किया है। जब ये विशेष विमान खरीदा गया था और उनके लिए बेड़े में शामिल किया गया था, उसी समय से इस पर भारत लिखा हुआ है। तो ये जो बदले हुए हम इस समय नज़ारे देख रहे हैं, और जो भारतीयता को एक तरीके से अ, सामने लाया जा रहा है, उस पर गर्व की अनुभूति की जा रही है
ये चीजें शो करती हैं कि नरेंद्र मोदी का इस समय एक्चुअल में फोकस किन चीजों पर है। और जो भारत मंडपम बना है, इसकी जो दिव्यता और भव्यता और तमाम तरह की जो सुविधाएं वहां पर देश को, दुनिया के मीडिया को और आने वाले अतिथियों को देखने को मिल रही हैं, और जिस तरह का गलियारा अतिथियों के लिए बनाया गया, वहां के फ्लैग अलग अलग देशों के, इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वो स्थान जहां पर बैठक हुई, और ये एक विहंगम दृश्य जैसा आमतौर पर यूएन में देखने को मिलता है, या जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जब कोई बैठकें होती हैं तब इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं, वैसा नज़ारा भारत मंडपम में देखने को मिला। अब आते हैं इस बात पर कि ये जो आयोजन है और जो भारत की इस समय उपलब्धियां हैं, ये लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हम देख रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। उसके बाद हम बार बार मीडिया में विक्रम लैंडर के बारे में और प्रज्ञान रोवर के बारे में सुनते रहे। वो एक दूसरे की सेल्फी, एक दूसरे के चित्र उतार करके भेज रहे थे। बहुत सारे रिसर्च वर्क उन्होंने किए हैं जिसकी जानकारी उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है। इस बीच एक और उपलब्धि, मिशन सूर्य के लिए आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जो इस समय पृथ्वी से करीब 40-42 हजार किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में है, और कुछ समय बाद वो सूर्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। इससे भी, और जो चंद्रयान 3 गया है उससे भी दुनिया के लिए बहुत सारी ऐसी अबूझ पहेलियां मिलने वाली हैं जो इससे पहले कभी नहीं मिली। यानी हम मानव कल्याण के लिए पूरी तरीके से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो मैं ये कह रहा था कि अभी केवल 6 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव में, और जिस तरह का वातावरण इस समय बना हुआ है और भारत की जिस तरीके से प्रतिष्ठा बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी का भारत का जो सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुनिया के 3/4 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, जिनकी जीडीपी करीब-करीब 75% है, जिनकी आबादी 80% से अधिक है, और वो राष्ट्र प्रमुख जिस तरीके से आकर के भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं या भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, और जो भारत मंडपम की छटा दिखाई दे रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्वे, ओपिनियन पोल बीच में आए हैं, जिनमें दिखाया गया था कि फिर से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिलने जा रहा है, बहुमत मिलने जा रहा है। अब लगता है कि जो 2014 में 282 सीटें मिली थी, 2019 में 303 सीटें मिली थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये सीटें कहीं 2024 में बढ़ कर के 325, 350 और इससे ऊपर ना पहुंच जाए। मैं अश्वनी उपाध्याय, जो जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक वीडियो सुन रहा था। उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। सकती है, और यह मैं कमरे में बैठ के नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की 300 नहीं बल्कि 400 सीट आ सकती है, और यह मैं कमरे में बैठ के नहीं कह रहा हूं, पूरे देश भर में घूमने की बात कह रहा हूं।
इस साल मैं अब तक 80 जिलों में जा चुका हूं। टारगेट मेरा 100 जिलों का है इस साल। पिछले साल भी लगभग मैं 100 जिलों में गया था और इन सारे जगहों पे लोगों से बातचीत करने के बाद, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में युवाओं के साथ डायलॉग करने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 300 नहीं बल्कि 400 सीट आ सकती। ये जो वातावरण बन रहा है पूरे देश में और ये जो गर्व की अनुभूति हो रही है, ये जो उम्मीदें जग गई हैं कि हम केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंतित हैं और भारत अब विश्व मित्र की तरह उभर रहा है और नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, जो लोकप्रियता है, वो अब भारत की सीमाओं से आगे निकल गई है। ये एक वातावरण बना रही हैं सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जब हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, तो फिर हमें ये भी देखना होता है कि विपक्ष में कोई स्पार्किंग है या नहीं है। विपक्ष किस स्थिति में है? तो विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश तो कर रहा है पटना, बेंगलुरु, मुंबई में बैठ के करके और बड़ी-बड़ी और ऊंची-ऊंची बातें करके। लेकिन उनके अंतर विरोध भी सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि पंजाब और दिल्ली में तो हम ही लड़ेंगे, यानी वो कांग्रेस की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी मैक्सिमम सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगी। हो सकता है कि 40 की 40 सीटों पे करें। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखें, कहने का आशय ये है कि जो कांग्रेस इस समय फ्रस्ट्रेटेड, हताश, निराश दिखाई दे रही है और उनकी हताशा, निराशा का आप अंदाजा बस इसी से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने वाले होते हैं, राजकीय यात्रा पर रवाना होने वाले होते हैं और अमेरिकी सीनेट को, पार्लियामेंट को संबोधित भी करने वाले होते हैं, तो वो उनसे 10 दिन पहले अमेरिका में जाकर के रायता फैलाने की कोशिश करते हैं। जिस समय यहाँ G20 सम्मेलन हो रहा है और दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख यहाँ पहुंच रहे हैं, तो 2 ही घटना हुई। एक तो शी जिनपिंग दिल्ली नहीं पहुंचे और दूसरी घटना ये कि राहुल गांधी दिल्ली छोड़ कर के बेल्जियम और ब्रुसेल्स और दूसरे शहरों और देशों की यात्रा पर निकल गए और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के लोकतंत्र के बारे में, दलितों पर अत्याचार के बारे में और चीन की प्रशस्ति के वो राग गा रहे हैं बैठ कर के। इससे पता चलता है और देश में उनकी पार्टी के कुछ मुख्यमंत्री और कुछ प्रवक्ता ये गिला शिकवा कर रहे हैं कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति जी ने डिनर का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जो भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है राष्ट्र प्रमुखों के सम्मान में। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की और विपक्ष की। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार विपुल बहुमत से वापसी से कौन रोक सकता है? अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।